हेलो दोस्तों, तो आज मैं लेकर आया तुम्हारे लिए केशव सैंपल पेपर्स 2023 के लिए। आपके लिए लेकर आया हूँ मैं 2023 का। तो आप इसे याद कर लीजिए, इसमें से 50 नहीं 75% गारंटी से फंसता है पेपर। तो चलो आज मैं दिखाता हूँ कैसा, मतलब कैसे केशव सैंपल पेपर कैसा है। तो चलो हम आगे बढ़ते बिना किसी देरी के। और दोस्तों मेरी आपसे यही विनती है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहले तो ये ब्लूप्रिंट हैं दोस्तों। पहले ब्लूप्रिंट को आपने शायद ब्लूप्रिंट तो समझ लिया होगा पहले से। ऐसे ही बिना टाइम, कितना टाइम लगेगा, इसलिए पहले आगे बढ़ते हैं और टी से ही करते हैं शुरू। ये मतलब हटाए गए ना, उसमें से है ये कम किए गए वस्तुओं की सूची, विषय वस्तु की सूची। इतने पार्ट हटे और ये ऐसे, मतलब ये जो उसमें से हटाए गए। तो आप चलते हैं आगे, चलो दोस्तों। तो ये यहीं से ये पारदर्श प्रश्न पत्र सेट 112वीं विषय हिंदी। तो यहीं से सोल्व करते हैं। वैसे सोल्व तो पहले से ही है, आप देख लेना एक बार, अगर आपको समझ ऐसे आ जाएगी। अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो मैं बोलूँगा, उसको लिख लेना, आप नोट कर लेना या फिर याद कर लेना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाला शब्द कहलाता है, यानी दोस्तों आपको पता है काव्य की शोभा बढ़ाने वाला अलंकार होता है। तो इसमें उत्तर भी है, साथ ही अलंकार कहते हैं। ऐसे उत्तर भी देख लेना आप। और दोस्तों करुण रस का स्थायी वक्ता, आपको पता है करुण का शौक होता है। और अगला हड़प्पा सभ्यता वाला क्वेश्चन आया दोस्तों। नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और योजोड़ बेजोड़ पानी की निकासी के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का हम क्या कह सकते हैं। तो इसको आपको पता ही होगा, इसको हम जल संस्कृति कह सकते हैं। आगे चलते हैं, चौथा नंबर का सिल्वर वेंडिंग पार्ट के आधार पर समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग कौन करता। तो ये आपने पाठ पढ़ा होगा तो आपको मतलब योटी अपने आप ही याद होगी, यशोधर बाबू। तो ये 4 तो हो गए अपनी, और ऊपर है ये भी याद होगा आपको, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है। तो दोस्तों भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन है। तो आगे बढ़ते हैं, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन है। कैमरे के मुकुटों में छिपी क्रूरता के कवि कौन है। तो कैमरे यानी करुणा के मुकुट की कविता कौन। तो इसका कैमरे में बंद अपाहिज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो बिना किसी देरी के अब रिक्त स्थान आ गया, हम अपन रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। तो ये पहला रिक्त स्थान है, अलंकार से काव्य में उत्पन्न होते हैं। अलंकार से काव्य में सुंदरता उत्पन्न होती है। या अगर आपके समझ में ना आए तो मैं बोल रहा हूँ, सुंदरता शब्द है यहाँ पर, अगर आपको ठीक से नहीं दिख रहा हो तो चलते हैं आगे। आश्चर्य की भारी चेष्टाएं क्या कहलाती है। दोस्तों आश्चर्य की भारी चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं। यहाँ तक तो अपना सोल्व हो गया। हालांकि इसका आंसर भी दिया गया है दोस्तों। इसका आंसर भी आप ऐसे मत समझना, यहाँ पर इसका आंसर भी दिया गया। अगर आपको वहाँ ऊपर समझ में ना आए तो इसमें आंसर देख लेना। यहाँ पर आप ये आंसर भी है यहाँ पर। तो ऊपर कहाँ से रह गए थे अपन, वहीं से शुरू करते हैं। मास्टर के दरवाजे पर छाए थे। मास्टर के दरवाजे पर मालती की बेला, आप पढ़ा ही होगा ये तो, मालती की बेला छाई हुई थी। यशोधर बाबू की समय के साथ कॉल नहीं डाल सकती थी, वह यशोधर बाबू की माँ नहीं। आपने ये तो प्रश्नों में भी है, अगर आप प्रश्न भी पढ़ लोगे ना एक बार तो आपको बहुत सारी ओटियाँ याद अपने आप हो जाएंगी। और दोस्तों 5वां नंबर का है, सीरीज को कॉलेजी की, यानी सीरीज को कॉलेजी किसकी बात, सन्यासी या अवधूत। तो इसमें से सन्यासी नहीं होगा, अवधूत की भांति की, तो इसमें अवधूत हो जाएंगे। और 7वां वाला है, कवि पिराग ने राखी के लच्छों को बिजली की चमक के बताए या फिर ये क्या, बादल तो नहीं होगा दोस्तों, इसका बिजली सही आंसर होगा। आप नोट डाउन कर ले, यहाँ पर भी दे रखा है, देख लेना ये। तो दोस्तों आपने ये हो गई। चलो अब आपन करते हैं सही जोड़ी कर लेते। वैसे दूसरे नंबर पर ये कर ही लिया आपने, दूसरे नंबर के खालिस्तान। अब सही जोड़ी मिलाते हैं दोस्तों। चलो तो बिना किसी देरी के सही जोड़ी मिलाते हैं। मुद्रित माध्यम, आपको पता ही होगा मुद्रित माध्यम किन से कहते हैं, अखबार पत्रिकाओं से। और रंगमंच यानी नाटक रंगमंच पे ही हो सकते हैं दोस्तों, इसका नाटक हो जाएगा।
तीसरा है कथानक। कथानक का पहला कहानी, कथानक किसका पहला तत्व होता है? कहानी का, तो इसका कहानी हो जाएगा। समाचार लेखन, तो दोस्तों समाचार लेखन हो जाएगा, यानी समाचार लेखन में आपको पता होगा चेककार मतलब क्या होता है? प्रकार। चेककार प्रश्न पढ़ा होगा आपने, जैसे क्या, कैसे, कौन, कहाँ और कब, क्यों, ये इसी को ही चेककार कहते हैं। और छापखाना दोस्तों आपको पता ही होगा, पहला छापखाना गोवा में खुला था। और रेडियो, रेडियो की मिल जाएगी संवाद प्रथम प्राधान्य से। तो अपनी ओटी यहाँ पर पूरी हो चुकी है, यानी आपने ओटी पूरी सॉल्व कर ली है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं, मतलब ओटी और जोड़ी मोड़ी कर लिए। इसमें एक निम्नलिखित एक शब्द में वाक्य में, जैसे हम आ गए अब चौथे पे, तो हमको इसमें एक शब्द में उत्तर देना है। दोस्तों मैंने बनाया आपके लिए वीडियो की पेपर, इसमें से मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, उनको भी सॉल्व कर लेना, आप पेपर देख लेना, उसमें से भी आ सकता है। और इसमें से गारंटी से आपके मतलब पास नहीं 60 नहीं तो 50% तो मानो आप इसका चांस। तो आत्मकथा कौन लिखते हैं दोस्तों? तो आत्मकथा आपको पता ही होगा, लेखक स्वयं लिखता है, ये लेखक स्वयं है दोस्तों। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा हो तो आप, मैं बोल रहा हूँ वो नोट डाउन कर लेना, लेखक स्वयं लिखता है। दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम आपको पता ही होगा, दुर्मिल सवैया का नाम है ये चंद्रकला है दोस्तों, चंद्रकला। दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम होता है चंद्रकला। ये अब तीसरा वाला करते हैं दोस्तों, तीसरा वाला करते हैं, रंग कलर चेंज करने लग गया था मैं। चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है? तो आपको पता ही होगा चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है? चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद की नाट्य रचना है। चौथा वाला है लोकोक्ति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लोकोक्ति को अन्य कहावत के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो पाँचवा नंबर वाला करते हैं। चलो, बाजार की सार्थकता किसमें है? दोस्तों इसका आंसर है, आपको सही से दिख नहीं रहा होगा तो मैं मुंह से बोल के बता रहा हूँ, वो नोट डाउन कर। लोगों की आवश्यकता पूरी करने में ही बाजार की सार्थकता है। आपने शायद पहले भी इनको प्रश्न उत्तरों में भी पढ़ लिया होगा। छठवां वाला करते हैं। छठवां वाला है दोस्तों, तुलसीदास जी ने दरिद्रता की तुलना किससे की है? तो दोस्तों तुलसीदास जी ने दरिद्रता की तुलना किससे की है? रावण से की है दोस्तों, ये रावण है। आपको समझ नहीं आ रहा होगा सब। उषा कवितावली में कवि ने प्रातःकालीन आसमान की तुलना किससे की? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नीले संग से की है, इसका नीले संग से की है दोस्तों। तो अपने ये 7 कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम करते हैं सत्य सत्य। हमारी मतलब सत्य सत्य कर लेंगे तो 32 नंबर की ओटी कंप्लीट हो जाएंगी दोस्तों। तो चलो सत्य सत्य करते हैं, तब तक कलर चेंज कर लेते हैं। सत्य सत्य पर आ गए हम। मुहावरे एवं लोकोक्ति समान है, तो दोस्तों मुहावरे एवं लोकोक्ति समान नहीं होते, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य, असत्य हो जाएगा ये। दूसरा है हरिवंश राय बच्चन को मधुशाला के मुक्तक काव्य है, तो ये दोस्तों सत्य है ये। तीसरा वाला है वर्ण मात्रा यति चरण तुक एवं गण छंदों के अंग होते हैं, तो दोस्तों ये आपको पता होगा ये सत्य है। चौथा वाला उषा कविता में कवि ने रघुवीर सहाय की है, तो आपको पता होगा उषा रघुवीर सहाय की नहीं है, इसका सत्य है। पांचवा वाला है दोस्तों, भाषा को संबंध में मनुष्य की ध्वनियाँ होती है, तो ये सत्य है। और छठवा वाला यशोधर बाबू ने जेब में बटुआ और इसमें से 20 का नोट निकाला, ये असत्य है दोस्तों। तो ये यहाँ पर भी दे रखा, आपको ऊपर समझ में नहीं आया तो सत्य सत्य आंसर सही यहाँ से कर लेना दोस्तों। आपको सही से दिख नहीं रहा, वो प्रिंट थोड़ा ऐसा ही निकला है, इसलिए आप यहाँ से देख सकते हो। चलो अब हमारे सत्य सत्य भी हो गए। अब हम आते हैं 2 नंबर वाले प्रश्नों पर। दोस्तों 2 नंबर वाले प्रश्न स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ से है दोस्तों, कविता के संदर्भ में यहाँ से है। कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या हैं? प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने कविता की समानता फूल से की है। फूल क्षणभंगुर होता है, वे अपनी सुगम वे वातावरण को सुगंधित कर शीघ्र ही जड़ जाता है, किंतु कविता कभी मुरझाती नहीं और वे उम्र भर है तथा युगों युगों तक मानव समाज को प्रेरणा देती है।
दोस्तों इससे अगला वाला करते हैं। फिर अगला वाला है, कवि ने प्रातःकालीन वातावरण की समानता किससे की है? तो इसका आंसर यहाँ पर है, ये यहाँ पर है दोस्तों इसका आंसर। तो इसका आंसर करते हैं, चलो जल्दी से। भोर के समय वातावरण ना तो गहरा काला होता था और ना उजला, उसका रंग नीले संग जैसा बुझा बुझा होता है। इस कारण कवि ने प्रातःकालीन वातावरण की समानता नीले संग से की है। यानी भोर का समय वातावरण ना तो गहरा और काला होता था और ना उजला होता था, उसका नीला रंग संग जैसा बुझा बुझा होता था। इस कारण कवि ने प्रातःकालीन वातावरण की समानता नीले संग से की है, नीले संग से की है। चलो आगे चलते हैं, 7वां नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं। 7वां नंबर वाला है, प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं लिखिए। प्रगतिवादी काव्य की 2 विशेषताएं। दोस्तों इस प्रगतिवादी काव्य की 2 विशेषताएं, इस काव्य में जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया गया है। इस काव्य में जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया गया है। इस काव्य में शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश व्यक्त किया गया है दोस्तों। तो ये भी हो गया। चलो अगला वाला करते हैं, 8वां वाला, रहस्यवाद की 2 विशेषताएं। तो दोस्तों रहस्यवाद की 2 विशेषताएं लिखिए। आत्मा और परमात्मा को रहस्यपूर्ण संबंधों को अभिव्यक्ति कविताओं में होती है। रहस्यवाद की 2 विशेषताएं लिखिए। दोस्तों आपको सुनाई में नहीं आया होगा तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आत्मा और परमात्मा के रहस्यपूर्ण संबंधों को अभिव्यक्ति इन कविताओं में होती है। अज्ञात प्रियतम यानी ईश्वर से मिलन की उपकरण रहती हैं दोस्तों। चलो अगला वाला करते हैं, भ्रांतिमान अलंकार की। चलो भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यानी भ्रांतिमान अलंकार की उदाहरण सहित परिभाषा, भ्रमवश जय एक वस्तु के दूसरी वस्तु, यानी भ्रमवश जय एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाए, वह भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण भी दे रखा है दोस्तों आपके लिए। यह उदाहरण है, समुझी तुम्हें घनश्याम नाच, यानी ये जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर वाला है दोस्तों। ये शायद मिस प्रिंट हो रहा है। और दूसरा वाला है, पावर मुहावरा देन को नाइन बेटी आओ। और तीसरा वाला है, फिर जानी मुहावरी एड़ो मिड़ित जाई। तो ये होगा इसका अथवा वाला। देखते हैं इसका अथवा वाला है, कवित छंद दोस्तों। कवित छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। कवित छंद की परिभाषा है, ये वर्णिक छंद है, यानी वर्णिक छंद का मतलब भाग। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में वर्ण संख्या समान होती है, यानी चारों चरण में समान संख्या होती है। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं और 16 और 15 पर यति होती है, यानी 16-15 वर्णों पर यति होती है। प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। जैसे उदाहरण भी है, उदाहरण है, ये ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं, कंदमूल भोग करे, मोहन बेर खाती ते वे 3 बेर खाती, भूषण शीतिल अंग, विजन डुलाती ते वे विजन डुलाती हैं, भूषण भारत शिवाजी। तो दोस्तों इसका ये उदाहरण है, आप याद कर लेना। ये शायद थोड़ा कठिन है उदाहरण इसका, मुझे लगता है आपको याद नहीं हो पाएगा। तो आपको इसको याद मत करना, आप इसी को याद कर लेना, भ्रांतिमान अलंकार के उदाहरण को दोस्तों। अथवा वाला ही है वह। तो 9वें वाला पे दोस्तों 9वें वाला करते हैं, शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इसके भेद लिखिए। तो दोस्तों शब्द शक्ति बताता हूँ तुम्हें। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द शक्ति यानी शब्द एवं अर्थ मिलकर ही वाक्य की रचना करते हैं। तो ये तो आपको पता होगा, शब्द और अर्थ की वाक्य की रचना करते हैं, यानी शब्द और अर्थ मिलकर ही वाक्य की रचना करते हैं। इन दोनों में गहरा संबंध है। इस संबंध को जिस शक्ति द्वारा ज्ञात करते हैं उसे ही शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति के दोस्तों 3 प्रकार होते हैं शब्द शक्ति के।
शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं, जैसे अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ये तीनों ही शब्द शक्ति के अर्थ हैं दोस्तों, आप याद कर लेना इनको। तो चलते इसके अथवा वाला करते हैं, माधुर्य गुण वाला दोस्तों। इसको हम छोटा कर लेते हैं, चेंज कलर। माधुर्य गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। दोस्तों माधुर्य गुण की, जिस काव्य को सुनने से मन पुलकित हो जाए, यानी जिस काव्य को सुनने से मन पुलकित हो जाए और कानों को मधुर आवाज़ हो, उसे ही माधुर्य गुण की संज्ञा दी जाती है। इसमें या, र और न, व आदि कोमल वर्ण, यानी या, र, म और व जैसे वर्णों का ही प्रयोग किया जाता है, इसे ही माधुर्य गुण कहते हैं। इसका उदाहरण भी दे रखा है एक, ये वाला, यही आता है इस मन में, यही आता है इस मन में, ये छोड़ धन धाम जाकर मैं भी रहूं उस वन में। दोस्तों इसका ये उदाहरण है। 10वां वाला देखते हैं, 10वां है बाजार वाला। 10वां है बाजार वाला। तो बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर होता है। तो दोस्तों बाजार का जादू, इसका आंसर है बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य बाजार की आकर्षक वस्तुओं को देखकर जिन वस्तुओं की ज़रूरत नहीं उन्हें भी खरीद लेता है। यानी जिन वस्तुओं की ज़रूरत नहीं उन्हें खरीदने पर बाजार की उसकी मतलब चमक धमक की आकर्षक वस्तुओं को देखकर उनके वश में बन जाता है। और फिर इसके विपरीत जब मनुष्य पर बाजार का जादू का प्रभाव उतरने लगता है तब उसे खरीदी हुई वस्तुएं अनावश्यक लगने लगती हैं। तो चलो ये भी हो गया। अगला वाला देखते हैं, सेवक धर्म में भक्तिन की तुलना हनुमान जी से क्यों की गई। भक्तिन वाला देखते हैं, सेवक धर्म में भक्तिन की तुलना हनुमान जी से क्यों की गई। यानी सेवक धर्म में भक्तिन की तुलना हनुमान जी से की है क्योंकि जिस प्रकार हनुमान जी निस्वार्थ भाव से राम की सेवा में लगे रहते थे, उसी प्रकार भक्तिन भी अपनी मालकिन की निस्वार्थ भाव में सेवा करने में दिन रात लगी रहती थी। दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। 11वां वाला करते हैं, 11वां, ये 11वां वाला दोस्तों, शुक्ल युग के निबंधों की 2 विशेषताएं लिखिए। दोस्तों शुक्ल युग की 2 निबंध, तो पहली विशेषता ये वाली है, निबंधों में गंभीरता के साथ साथ हास्य व्यंग्य के दर्शन होते हैं। पहली विशेषता ये होगी, यानी निबंधों में गंभीरता के साथ साथ हास्य व्यंग्य के दर्शन होते हैं। और दूसरी है, शैली अत्यधिक प्रौढ़ एवं प्रभाव उत्पादक होती है। शैली अत्यधिक प्रौढ़ एवं प्रभाव उत्पादक होती है। और इसका अथवा का है, अथवा वाला ये, कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर। दोस्तों इसका आंसर शायद ऊपर है, ये कहानी और उपन्यास के 2 अंतर। कहानी और उपन्यास में दोस्तों, कहानी और उपन्यास में अंतर, यानी कहानी लघु आकार की होती है, कहानी लघु आकार की होती है, उपन्यास दीर्घ आकार की होती है, पहला तो ये हो गया। दूसरा वाला, कहानी में मानव जीवन की किसी एक प्रभावशाली घटना का वर्णन होता। कहानी में मानव जीवन की किसी एक प्रभावशाली घटना का वर्णन होता है और उपन्यास में मानव जीवन के वृहद स्वरूप को प्रस्तुत किया जाता है। इसे ये कहानी और उपन्यास में अंतर हो गया, 2-2। 12वां वाला करते हैं, निर्देशानुसार परिवर्तन दीजिए, यानी वाक्य परिवर्तन है। राधिका मुझे पानी पीना है, इसका आज्ञावाचक वाक्य बन, यानी राधिका मेरे लिए पानी लेके आओ, इसका आज्ञावाचक हो जाएगा, राधिका मेरे लिए पानी लेकर आओ। और दूसरा वाला है, मोहन कुशाग्र बुद्धि है, इसका प्रश्नवाचक, तो इसमें क्या लग जाए, क्या मोहन कुशाग्र बुद्धि हैं। तो ये वाला भी हो गया। इसका अथवा वाला है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए। इनको शुद्ध रूप में लिखना दोस्तों। जैसे श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा,
श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। दूसरा वाला है मुझे फीस देना है, तो इसका हो जाएगा मुझे फीस देनी है। तो अगला है 13वां वाला करते हैं। ही ये निपात शब्द लग रहे शायद। ही भी तो निपात शब्द का प्रयोग करके एक एक वाक्य बनाइए। तो इन तीनों का ही वाक्य में प्रयोग करना है में। तो चलो दोस्तों करते हैं। पहला है वे रात को ही आया, इसमें ई आ गए ना, ये इसमें ही निपात हो जाएगा। वो रात को ही आया, तो ये ई वाले से हो जाएगा। दूसरा भी, रोहन भी स्कूल जाएगा, तो इसमें भी, ये भी यहाँ है तो भी आ गया, इसमें ये भी निपात हो जाएगा। तो वाला परिणाम तो उसने उसे दो, तो इसमें तो यहाँ वाला तो निपात हो जाएगा। तो अगला इसका तो वाला है राष्ट्रभाषा की दो विशेषताएं। राष्ट्रभाषा की दो विशेषताएं यानी राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र के संपर्क भाषा होती है तथा इसका प्रभाव संपूर्ण राष्ट्र में व्यापक में होता है। इसका साहित्य समृद्ध एवं व्यापक होता है। 14वां वाला है, इसको करते हैं सोल्व। ब्रिज के संबंध में यशोधर बाबू के क्या विचार हैं? ब्रिज को यशोधर बाबू फायदे के लिए नहीं मानते थे। उनका कहना है कि इसमें रखा हुआ बासी भोजन खाना पड़ता है। इसका पानी यानी गलत पकड़ लेता है। शायद दोस्तों इसमें दिख नहीं रहा है तो ये सोल्व नहीं हो पाएगा। अगला वाला करता है, इसका अथवा वाला इसे छोड़ दीजिए आप। अगला वाला है यशोधर बाबू वाला। यशोधर बाबू के व्यक्तित्व यानी चरित्र की दो विशेषताएं। यशोधर बाबू एक परंपरावादी व्यक्ति थे। यशोधर बाबू सरल सादी रिश्ते नातों वाली शांत सुरक्षित जिंदगी जीना चाहते थे। तो ये हो ही गए। और इंटरनेट के पत्रकारिता क्या है? ये इंटरनेट वाला प्रश्न है दोस्तों। तो इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? इंटरनेट पत्रकारिता ऑनलाइन लेखन प्रक्रिया है जिसमें पत्रकार अपने लेख अथवा खबर को इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है। इंटरनेट पत्रकारिता को ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता भी कहा जाता है। इसे इंटरनेट पत्रकारिता कहा जाता है। इसका अगला वाला है छेकाकार। समाचार लेखन के छेकाकार कौन से हैं? समाचार लेखन के छेकाकार है जैसे क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। यानी छेकाकार को प्रश्न भी बोल सकते हैं, इन्हें छेकाकार कहते हैं। कवि परिचय दोस्तों, कवि परिचय है 16वें नंबर पर। कवि परिचय करते हैं। कवि परिचय में तुलसीदास अथवा हरिवंश राय बच्चन, दोनों में से एक का करना है। तो पहला तुलसीदास जी का दो रचनाएं, इनकी दो रचनाएं रामचरितमानस, दोहावली, दो रचनाएं हो गई इनकी। भावपक्ष है ये वाला भावपक्ष है दोस्तों। यहाँ भावपक्ष, भक्ति को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानने वाले कविवर तुलसीदास तत्कालिक समाज में भक्त कवि के साथ न्यायी समाज सुधारक भी माने गए। लोक मंगल की कामना तुलसी के काव्य का आधार रही है। ये भावपक्ष है। और इनका कला पक्ष है अगला कला पक्ष है ये वाला। यहाँ कला पक्ष आपकी भाषा में अवधी एवं ब्रज भाषा के शब्दों के साथ साथ कहीं अरबी पारसी भाषा की लोकोक्तियों का भी प्रयोग मिलता है। आपने प्रबंध शैली, गेय पद शैली तथा छप्पीय शैलियों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, छंदे, भ्रांतिमान आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। दोहा, चौपाई, सोटा, सवैया, छप्पे आदि छंदों का सार्थक प्रयोग तुलसी की रचनाओं में सम्मिलित है। अगला है साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में आप सुव्याख्यायित है। आपको हिंदी साहित्य का अनूठी देन युग तक अमर रहेगी।
तो ये तुलसीदास को हो गया। इसके अगले वाला करते हैं 17वां, महादेवी वर्मा एवं जयंत कुमार का कवि परिचय। तो इनका है दो रचनाएं इनकी हैं। पहली तो है निहार और दूसरी अतीत के चलचित्र। दो रचनाएं। भाषा शैली इनकी, अब साहित्यिक विशेषता या भाषा शैली, कुछ भी बोल सकते हैं, भाषा साहित्यिक या भाषा शैली। महादेवी वर्मा जी की भाषा अत्यंत प्रांजल, प्रौढ़ और स्पष्ट है। आपके गद्य की भाषा संस्कृत निष्ठ होते हुए भी सरस एवं महत्वपूर्ण है। शब्द प्रभावी एवं मिश्र उपस्थित करने वाले आपकी लेखन शैली के 3 रूप दिखाई देते हैं, विवेचनात्मक, विचारात्मक और कथात्मक हैं। उनकी शैली गंभीर, चिंतनपरक और विश्लेषणात्मक है। आपकी गद्य शैली भावात्मक एवं विचारात्मक रूप में उभरी है। भावात्मक गद्य की कल्पना और अलंकृत वर्णन की प्रधानता है और विचारात्मक गद्य में तर्क और विश्लेषण प्राधान्य है। साहित्य में स्थान है इनका ये वाला। यामा पर आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखाचित्र लेखन परंपरा प्रारंभ करने का श्रेय महादेवी जी को है। हिंदी साहित्य में आपका योगदान अमूल्य है। तो ये होगा इसका। अब करते हैं अपन अगले वाला 20वां। ये तो 20वें नंबर पर है। काव्यांश संदर्भ प्रसंग वाक्य 4 नंबर का। मैं निज रोदन का राख लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, जिस पर भोपों को प्रसाद निचावर में वे खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। तो इसमें संदर्भ प्रसंग वाक्य सहित लिखना है। तो इसका संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से संकलित कविता आत्मपरिचय के अद्भुत हैं। इसके रचयिता प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। इसका संदर्भ भी हो जाएगा दोस्तों। तो इसका प्रसंग जानते हैं। इसमें प्रसंग है कवि बिहारी की पीड़ा से अभिव्यक्ति हैं। उसके हृदय में अपने प्रिय की यादें शेष बसती हैं। उसके मधुर गीतों में निजी प्रेम के खोजों की तीव्र वेदना सोई हुई है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। व्याख्या है कवि कहता है कि वे अपने रोदन में भी एक विशिष्ट प्रेम लिए फिरता है, अर्थात कवि अपने गीतों में भी अपनी इसी जड़ित पीड़ा का पिरोकार गाता फिरता है। उसका शीतल वाणी ने भी आग कमाई हुई है, अर्थात उसमें असंतोष झलकता है। उनका जीवन प्रेम ने निराशा के कारण खंडर रहा है। ऐसे खंडर का एक हिस्सा लिए घूमता हूँ। कवि ने अपने मूल्यों को प्रेम और मन से बसाए हुए हैं। इसका हो गया। अब इसका तो वाला नहीं, अगला वाला देखते हैं दोस्तों। अगला है ये। अब अगला प्रश्न है एप्लीकेशन 22 नंबर। परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधिकारी से एक पत्र। ये पत्र है सेवा में, यहाँ से सेवा से शुरू होगा। सेवा में जिलाधीश महोदय, जिला पन्ना, मध्य प्रदेश। विषय, ये विषय यहाँ पर विषय परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के यानी प्रतिबंध पर बाबत। यहाँ पर महोदय से स्टार्ट करना है। कि महोदय, जैसा कि आपको विदित होगा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं के समय निकट हैं। समस्त छात्र गहन अध्ययन में व्यस्त हैं, किंतु शहर में जगह जगह पर ध्वनि विस्तारक यंत्र तेज आवाज़ में बजा रहे हैं। इससे छात्रों के अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न होता है। इस शोरगुल एवं प्रदूषित वातावरण में हम छात्रों की बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हम एकाग्रता के साथ पढ़ने में असमर्थ हैं, अतः आपसे निवेदन है कि छात्र हित में उचित कार्यवाही करें। और नीचे डालना है धन्यवाद, दिनांक, निवेदन और नाम। फिर इसके बाद में निबंध देखते हैं कौन सा वाला निबंध है। दोस्तों इसमें निबंध है इसमें 23 नंबर पे।
महंगाई पर एक साहित्य और समाज, जीवन में बचत का महत्व, युवा एवं स्वरोजगार। इन चारों में से एक निबंध करना है। तो इन चारों में से साहित्य और समाज वाला, ये वाला प्रस्तावना। साहित्य और समाज दोनों एक दूसरे में पूरक हैं। समय एवं परिवर्तन का एक दूसरे में, पहला टॉपिक प्रस्तावना है, दूसरा है साहित्य एवं समाज का संबंध, और तीसरा वाला टॉपिक के हैं उपसंहार। इसमें 3 ही टॉपिक दे रखे, इसमें 3 से ज़्यादा याद करने रहते हैं।